तो चलिए हमारे साथ तमाम अतिथि मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक बार फिर से तारुफ करवा देते हैं। माधवी अग्रवाल हैं प्रवक्ता बीजेपी से, आशुतोष शर्मा जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, विवेक कोरडे हैं प्रवक्ता कांग्रेस से, पूजा मिश्रा हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, निपुण आलम बयान हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। रुख माधवी जी आपसे ही करते हैं, शुरुआत आपसे। फिलहाल जो वोटिंग प्रतिशत है, जो वोटिंग जा रही है, किस ओर इशारा करती है माधवी जी? देखिए, वोटिंग भी ठीक ठाक ही हो रही है और अभी आधा समय बीता है। मेरे ख्याल से शाम तक अच्छी तरीके से वोटिंग होगी। और लोगों का जो है कि लोगों ने सोच लिया है कि उन्हें क्या करना है, साइलेंट है, लेकिन निश्चित रूप से निर्णायक स्थिति बनेगी और देश में नहीं, आप एक तरफ कह रही हैं साइलेंट हैं, तो कैसे समझ में आया कि कैसे बनेगी स्थिति? विवेक जी। देखिए, हाँ। अगर विगत पिछली बार कई बार देखें, जब भी वोटर साइलेंट रहे हैं तो पॉजिटिव ही वोट किया है उन्होंने। भाजपा की सरकार बनी है, चाहे आप गुजरात में भी देख लें, 66% वोट हुए थे, लेकिन भाजपा की सरकार बनी थी। तो मेरा मानना ये है कि जब बहुत ज्यादा कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि उठा पटक की स्थिति बन रही है, तो ये कहना कि जैसे कि विपक्षी लोग हमेशा बोल रहे हैं, बार बार इस चीज को दोहरा रहे हैं कि भाजपा की सरकार नहीं बनने वाली, हमारी सरकार बनने वाली है, तो ऐसा कहीं भी नहीं होने वाला। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से चलिए आपकी बात आ गई। विवेक जी, साइलेंट वोटर्स किस ओर इशारा करते नजर आते हैं आपको? देखिए, हमें वोटर्स का जो मानस है उसका पता चला है, क्योंकि जिस तरीके का प्रचार नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है, जिस प्रकार का झूठा प्रचार शुरू किया है, जिस प्रकार का समाज को तोड़ने वाला प्रचार शुरू किया है, उसी से ये मालूम पड़ता है कि ये हर फ्रंट पे विफल हो गए हैं और अभी कैसा भी करके जनता को तोड़ के वो वोट मिलाना चाहते हैं। लेकिन बात ये है कि इसीलिए विपक्ष के ऊपर ये आरोप करते हैं ये मुसलमानों को आरक्षण देंगे। अभी मैं ये भाजप के प्रवक्ता को ये पूछना चाहता हूं कि इनका जो एलीज है आंध्र प्रदेश में, उन्होंने उनके मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि हम मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे। अभी ये टीडीपी के साथ क्या कर पाए? और ये जो आरोप लगाया है कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, हमारे पास कोई इलेक्शन में जाने के लिए कोई मुद्दे नहीं है और हमारी कोई नीति नहीं है, तो हमारी नीति बहुत साफ है। हम इस देश का फेडरल स्ट्रक्चर बचाना चाहते हैं, हम इस देश की एकता बचाना चाहते हैं, हम इस देश का संविधान बचाना चाहते हैं और हम इस देश का प्रजातंत्र बचाना चाहते हैं। ये हमारा सबका कॉमन एजेंडा। इसके सिवा अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग एजेंडे दिए हैं, इसके ऊपर हमारे कोई मतभेद नहीं। अभी भाजपा इतना झूठा बोल रही है। उनका एक रिपोर्ट कहता है नीति आयोग का कि इस देश में सिर्फ 11.4% लोग गरीब है और ये कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 साल राशन देंगे। ठीक है, चलिए निपुण जी मैं आपके पास आऊंगी, पहले बीजेपी प्रवक्ता से इसका जवाब दे लेते हैं। एक पूरा करने दो मुझे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ 11-15 करोड़ ही लोग गरीब है, तो आप 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दे रहे हैं और 5 साल दे रहे हैं? इसका मतलब ये हो गया कि और 5 साल इतना ही चलेगा कि मोदी जी का भाषण, 5 किलो राशन और आराम का शासन। चलिए पूछ लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, माधवी जी। देखिए, अनाज देने का मतलब ये नहीं है कि सारे गरीब हैं। ऐसे तो इन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में कहा और बार बार हर रैली में जाकर बोल रहे हैं कि ये लोग देश की हर महिला को 1-1 लाख रुपया पहुंचाएंगे। तो क्या पूरी देश की महिलाएं गरीब हैं? तो ये नैरेटिव बनाना कि 80 करोड़ लोग महिलाओं को 1-1 लाख रुपया देंगे। चलिए जरा आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पे। अजय राय क्या कुछ कहना है, जरा ये भी जान लेते हैं। एक भी जहाज नहीं आई उसमें, एक भी गंगा जी पानी ही नहीं है, केवल जनता को बेवकूफ बनाना। और बहुत हो गया, विकास आप आकाश में दिखा रहे हैं, ड्रोन शो करके विकास दिखा रहे हैं। सड़क पर जमीन पे नहीं दिख रहा है, आकाश में विकास दिख रहा है। ये बच्चे देखिए नौजवान पढ़ लिख के घूम रहे हैं। अब देखिए ये बच्चों का क्या सभी आज कोई रोजगार नहीं है। बनारस में कल कारखाने लगे, एक ही फैक्ट्रियां लगी, कुछ नहीं। केवल बनारस में 10 साल में झुंझुना दिया गया और जनता को बेवकूफ बनाया गया। लेकिन उनका कहना ये है कि अपार जन समर्थन मिल रहा है, लोगों ने पूरी तैयारियों से आज उनके रोड शो में भी उनका स्वागत करने में लगे कि बनारस की जनता इस बार भी उनको अपार बहुमत से जिताने वाली है।
उनको रोड शो में लोग नहीं मिल रहे हैं, जुटाना पड़ रहा है, पैसे देकर किराए पर लाने का प्रयास हो रहा है। बसें गई हैं गांव में, खाली हैं, और भदोही, गाजीपुर, मिर्जापुर, जौनपुर, सोनभद्र, इलाहाबाद, 4 पश्चिम से सब तरह से गाड़ियां बसें बुलाई जा रही हैं ताकि यहाँ बनारस में भर के दिखाया जा सके। आप जरा वहाँ जो लोग उसमें आएंगे उनसे जरूर आप पूछ लेना, इंटरव्यू ले लेना कि कहाँ के रहने वाले हो। मेरी बात आप जो मैं बोल रहा हूँ सच साबित हो जाएगी। मतलब आपका निपुण जी अपनी प्रतिक्रिया रखना चाह रहे थे। निपुण जी प्लीज। भाई साहब जो बोल रहे थे धर्म के आधार पर आंध्र प्रदेश का जिक्र किया, परिवार, माताएं और बहनें, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी और आपका अमित शाह जी ने भी दोनों ने कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने देंगे। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूँगा, आप भी ऐसे बयान दे दीजिए कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, जो संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक, इसको असंवैधानिक माना जाता है। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा 25 करोड़ लोगों को, मैं उसका थोड़ा आंसर आपको दे देता हूँ। जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है अत्यंत जो गरीबी है, यानी कि जो ज़्यादा मेजर वो गरीबी पॉवर्टी है, उससे बाहर निकाला है, पहली बात। दूसरी बात, जो 80 करोड़ लोगों को रोज आपका राशन दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है उनकी क्षमता, यानी कि उनकी कैपेसिटी को बिल्डिंग करने के लिए और कुपोषण की समस्या को समाप्त करने के लिए। नीति आयोग की रिपोर्ट का एक आंकड़ा उठाया, उसका पूरा डिटेल नहीं पढ़ा। अगर डिटेल पढ़ लेते दिक्कत ना होती। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस को दिक्कत क्या है? अगर 80 करोड़ लोगों को अगर भोजन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तो क्या आपको गरीबी से दुश्मनी है? क्या आपको गरीबी से दुश्मनी लेके बैठे हुए हैं कि उनको रोजगार नहीं मिलना चाहिए, उनको आपका भोजन नहीं मिलना चाहिए, उनको राशन नहीं मिलना चाहिए? तो इस प्रकार के बयान देने से पहले सोच लेना चाहिए। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं गरीब महिलाओं को, मुझे बता दीजिए कितनी गरीब महिलाएं हैं, और आप उनको 1 लाख रुपए देंगे तो भारत सरकार का कितना बजट लगेगा, इसका मुझे आप आंकड़ा दे दीजिए। आपने नीति आयोग का आंकड़ा दिया, मैं आपसे आपका आंकड़ा पूछता हूँ कि कितनी महिलाओं को आप 1 लाख रुपया देंगे, और वो पैसा कहाँ से व्यवस्था करेंगे? पूजा मिश्रा जी, सवाल आपसे ही पूछा जा सकता है, चूंकि अब भी सहयोगी आप भी हो गई हैं INDI गठबंधन की। आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी बोलिए बोलिए बोलिए। तो जो है मेरे को बहुत अच्छा लगा, पहली बार जो है किसी ने जो इस चीज को क्लियर किया कि जो है पॉवर्टी लाइन से ऊपर किए गए हैं। और नीति आयोग का मैं जब भी डिबेट रहा मैं बताती रही कि बहुआयामी मानक ला करके तो कह रहे हैं कि जो गरीबों को ऊपर लाया गया है, उसका प्रचार तो भाजपा कर रही है ना। तो कह रहे हैं कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से बाहर ला दिया, ये तो बताते ही नहीं है कि बहुआयामी जो है मानक बाहर कर दिए गए हैं, पर वो गरीब है, गरीब थे उनको बाहर लाए गए हैं। तो हम लोग कई कोशिश करते हैं हो सके। तो मैं बहुत धन्यवाद की बातों पर जो है जनता और जल्दी भरोसा करती है। हम तो पार्टी से पार्टी की जा रहे हैं। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं, भाजपा कुछ कार्य किया हुआ है, कार्य के नाम पे ये 370, बस उसके बाद में जो राम मंदिर 370 क्या आपको बहुत हल्का लग रहा है क्या? हाँ नहीं पूजा जी, 370 या फिर राम मंदिर बनवाना ये बहुत छोटा काम लग रहा है क्या आपको? पूजा जी 370 को आज़ादी से पहले अभी तक क्यों नहीं खत्म किया जा सका? राम मंदिर की जो आस्था है, भारत एक हिंदू राष्ट्र देश है, लोगों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है, इसको अभी तक आज़ादी के 60-65 वर्ष तक क्यों नहीं समस्या को हल किया जा सका? आप इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। चाहूंगी ज्वाला गट्टा इस वक्त अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी, ये तस्वीरें भी सामने हैं। हाँ पूजा जी अब बोलिए। दूसरे चुनाव के बाद में पाकिस्तान की बात की, थर्ड फेज के बाद में यूसीसी की बात करने लगे। आप भी जानते हैं जो है 2018 में नीति आयोग का रिपोर्ट आया है कि अभी आज की जरूरत नहीं है, और यूसीसी आज नहीं तो कल जब जरूरत पड़ेगी इसकी तब इसमें चर्चा होनी चाहिए। तो जब संविधान में मतलब ये बात सही है, आप जातिगत जनगणना की बात करवा सकते हैं, धर्म के आधार पर वोट की बात कर सकते हैं, यूसीसी जो जरूरी है उसे लागू नहीं किया जाए। देखो हाँ? बात क्या है, हाँ मैं हिमाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, मेघालय हो, इन सब में 370 लगा हो, नहीं कर पा रहे क्योंकि समय के साथ में चीजें बदलती हैं। पूजा जी मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं पूजा जी आपसे, आप यूसीसी के समर्थन में हैं, विरोध में हैं? पूजा जी एक सीधा सीधा प्रश्न, सीधा सीधा उत्तर दीजिएगा, यूसीसी के समर्थन में या विरोध में? और दूसरा, पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है भारतीय राजनीति का,
उस पाकिस्तान को छोड़ दें, मुद्दे से बाहर कर दें, जो आतंकवादी घटनाएं करता था, आज आतंकवादी घटनाएं जीरो के बराबर कर दी। कर रहा है साहब, कब माना है वो, कब माना? मैं वही कह रहा हूँ ना, कम तो हो गया ना, 75% कम कर दिया गया, 25% है। जम्मू कश्मीर के केवल 2.5 डिस्ट्रिक्ट में सीमित कर दिया आतंकवाद को। पहले क्या होता था, दिल्ली में ब्लास्ट, बेंगलुरु में ब्लास्ट, काशी में ब्लास्ट, हर जगह ब्लास्ट होते थे, आज खत्म कर दिया ना। हाँ, आशुतोष जी, दिल्ली में एक दिन में 7 ब्लास्ट हुए आशुतोष जी, मुद्दे जब लोकसभा चुनाव हो रहा है, ये कोई क्षेत्र का चुनाव नहीं है, कोई पंचायत का चुनाव नहीं, कोई विधायक, ये राष्ट्र का चुनाव है, ये राष्ट्र का चुनाव है। यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि आपको क्या फायदा मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी कि नहीं होगी, या फिर रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपका जो देश है, राष्ट्र है, क्या वो सुरक्षित है या नहीं, हर एक मुद्दे पे बात होगी ना। बिल्कुल, सही बात। राष्ट्र के लिए सुरक्षा का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है कि हम 8 देशों से, हमारी सीमाएं 8 देशों से मिलती हैं। और हम अभी आपने अपने को राजनाथ सिंह अपने की बॉडी देश में लैंग्वेज भी देखी होगी, अपने राजनाथ सिंह खुद बोल रहे हैं यदि आपसे आतंकवाद खत्म नहीं होता तो आइए हम आपकी मदद कर देंगे, लेकिन आपको आना पड़ेगा। पाकिस्तान को बोल दिया साफ लहजे में, यहाँ पर चीन को बोल दिया कि उनसे वार्तालाप चल रहा है। नहीं, और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग गुलाम कश्मीर में क्या चल रहा है, गुलाम कश्मीर में आज क्या चल रहा है, रोटी का टुकड़ा फेंको, पब्लिक तोड़ के पड़ रही है, ये पीओके में चल रहा है, गुलाम कश्मीर में चल रहा है, वहाँ पुलिस को मार रहे हैं लोग, पाकिस्तान को। तो ये स्थिति पाकिस्तान में ये बना दिया पाकिस्तान को पूरी दुनिया में, तो ये मुद्दा नहीं है। और बिना लड़े पाकिस्तान की आज क्या हालत हो गई है। चलिए, आज विवेक कोटी जी पाकिस्तान से आर्थिक एक रूप से प्रतिक्रिया कितना ले लेते टूट हैं। गया विवेक है। कोटी जी, हाल ही मणिशंकर अय्यर का बयान आपने सुना होगा, जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान के पास भी परमाणु शक्ति, ऐसे में भारत को एहतियात बरतनी चाहिए। क्या ये लोगों को डराने वाला बयान था? इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, हमारे नेताओं ने उस बयान से हम कुछ ताल्लुक नहीं रखते। अरे साहब, एक बार बताओ, नेताओं की तो फहरिस्त है आपका, मणिशंकर अय्यर हो गए, एक से बढ़कर एक नेता है आपके पास, पित्रोदा हो गए, तो ये नहीं, ऐसे मुझे कैसे पूरी भाई, आप ये कैसे, आप ही के तमाम वरिष्ठ नेता हैं। अरे आपने सवाल हाँ। का मुझे उत्तर तो देने दो। हाँ, मैं उत्तर ये दीजिए। कहता हूँ, पाकिस्तान को हमने तो बायफर्केट कर दिया है, 2 टुकड़े कर दिए हैं, हम पाकिस्तान को क्यों डरेंगे। ये जो नया नैरेटिव सेट किया है ना कि 2014 में मोदी जी आए, तब तक सूरज चांद भी नहीं उगता था इस देश के ऊपर। पाकिस्तान के टुकड़े सेना ने किए, कांग्रेस ने किए। अगर ये बात सही है आपने किए, तो सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने किया। बोलिए सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने किया। पाकिस्तान के टुकड़े सेना ने किए या इंदिरा गांधी जी ने किए, बताइए, एक बार विवेक बताइए, उत्तर दीजिए। क्योंकि सभी आ जाए डिबेट में, सभी की प्रतिक्रिया जानना बहुत जरूरी है। 71 में किए थे, आप कौन सी बात करते हैं, हम क्यों डरेंगे पाकिस्तान के अणु ऊर्जा से। नहीं, डरना तो है ही नहीं, डरना तो है ही नहीं, और डरेंगे भी क्यों। लेकिन इस तरह की जब बयानबाजी आती है ना, तो जनता के बीच भ्रम जरूर फैलता है विवेक जी। हाँ, ये भ्रम फैलता है जनता के बीच। डरेंगे तो हम नहीं, डरेंगे हम क्यों, हमें कौन डरा पाया। देखिए, मैं कांग्रेस प्रवक्ता करके, अधिकृत प्रवक्ता करके मैं भूमिका साफ करता हूँ कि मणिशंकर अय्यर से कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है, उनके जो वक्तव्य किया उससे। और हम तो आपका, मुझे ये समझाइए ना, आपका कैडर इतना कमजोर कैसे है, इतना कमजोर कैडर कैसे है? क्या उनको ये नहीं पता है कि जाहिर सी बात है, इससे आप ये उनको कहना नहीं चाहते हैं पता कि कांग्रेस में कोई नेतृत्व क्या नहीं है? सवाल खड़े करना चाहिए, किस वक्त क्या बयानबाजी करना चाहिए, क्या बच्चों की तरह समझाया जाएगा? सर, एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आप अधिकृत नहीं है तो आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बतौर कांग्रेस नेता नहीं देने चाहिए स्टेटमेंट। लेकिन वो मणिशंकर अय्यर को पूछो ना, उन्होंने अरे तो देने से पहले कहते हैं कि ये मेरा व्यक्तिगत वक्तव्य, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जब एक दे देता है यार विपक्ष, उसका फायदा उठाते, तो आप कहते हैं उनका अपना वक्तव्य। ये क्या मजाक बना रखा है। एक सैम पित्रोदा विदेश में बैठ करके भारतीय लोगों के ऊपर, नस्लवाद के ऊपर टिप्पणी देते हैं, तो आप कहते हैं उनका वक्तव्य है ना पार्टी से, प्राइमरी सदस्य तो बैठाइए बात। आप उनको कुछ सजा तो दीजिए, पार्टी से निकाल दीजिए। आप कोई नजीर भी तो पेश नहीं। अच्छा विवेक जी चलिए, आप हमारे मंच से, विवेक जी जरा आप, विवेक जी आपने सुन रहे हैं ना, हमारे मंच से ही बताइए, इस मंच से, न्यूज इंडिया के मंच से बताइए, ऐसे बड़बोले नेताओं का क्या करना चाहिए, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो। आप ये कह के पल्ला झाड़ रहे हैं, अभी ये बताएंगे क्या करना चाहिए ऐसे नेताओं का, मुझे बताइए। आप मात्र ये कह के पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं कि उनका व्यक्तित्व पर्सनल। पहले ये बताइए, ऐसे बड़बोले नेताओं के साथ हम क्या करें,
पार्टी क्या करे ये बताइए। देखिए, हमारे पार्टी ने जो अपने को कहना था, पार्टी का जो अधिकृत भूमिका थी वो कह दी है। अभी पार्टी क्या करे, तो पार्टी हम एक कोई मोदी की पार्टी नहीं है, 1 साल का होगी। हम जब फ्री हो जाएंगे इलेक्शन से तब हम एक साथ तब तक तो बैठेंगे। गंगा में बहुत पानी बह जाएगा विवेक जी, इलेक्शन हार जाओगे तब तक गंगा में बहुत पानी बह जाएगा, तब तक आपके बयानों को विवेक जी बहुत को ज्यादा विवेकपूर्ण बात तोड़-मरोड़ के कीजिए। भी पेश कर दिया चलिए जाएगा। पूजा जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, वो काफी देर से कुछ कहना चाह रही है। चलिए देखिए, फिलहाल वक्त इस बीच हाँ, इस बीच चलिए ब्रेक के बाद हम लौटेंगे। एक ब्रेक लेना होगा, पूजा जी की प्रतिक्रिया जानेंगे, फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाइए। चलिए इस बीच एक ब्रेकिंग आ रही है, बड़ी खबर भी आ रही है, जरा मोनिका उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली में सीएम हाउस में हंगामा इस वक्त सामने आ रहा है। देखिए बड़ी जानकारी है, स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप लगा है। बड़ी जानकारी, अरविंद केजरीवाल के पीए पर यह आरोप लगा है। स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप, स्वाति मालीवाल जो कि राज्यसभा सांसद है। और देखिए दिल्ली सीएम हाउस में हंगामा देखने को मिला है, अरविंद केजरीवाल के पीए पर ये आरोप लगा है। तो गंभीर आरोप लगाए हैं स्वाति मालीवाल ने, ये कहकर कि सीएम केजरीवाल ने उनको पिटवाया है अपने पीए के हाथों। 2 से 3 बार कॉल भी किया गया, हालांकि पुलिस वहां जांच करने के लिए पहुंची है। अब देखना ये होगा कि बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन ये बहुत गंभीर आरोप है। तो सीएम केजरीवाल के घर पुलिस पहुंची है इस मामले की जांच के लिए। अरविंद केजरीवाल के आवास पर सीएम हाउस में हंगामा देखने को मिला है। चलिए तमाम जानकारी के साथ हमारी सहयोगी भावना इस पूरी खबर पर नजर बनाई हुई है। भावना, इस खबर पर अपडेट क्या है? चूंकि लगातार ब्रेकिंग हम दिखा रहे हैं तमाम दर्शकों को, अब आगे अपडेट क्या? जी मैं आपको बता दूं कि आज सुबह 9:30 के आसपास दिल्ली पुलिस को पीसीआर कॉल मिलती है, जिसकी बताया जा रहा है कि कॉल किया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कहने पर उनके पूर्व पीएस वैभव कुमार ने उनके साथ मारपीट करी है, इस तरीके का आरोप लगाया गया था। उसके बाद जब पुलिस दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची तो वहां पे स्वाति मालीवाल मौजूद नहीं थी। तमाम जानकारी के बाद पुलिस ने अब एक जानकारी ये साझा करी है कि जो कॉल की गई है वो स्वाति मालीवाल द्वारा ही 2 कॉल की गई थी, लेकिन वह थाने भी पहुंची थी। थाने पहुंचने के बाद उन्होंने किसी तरीके की शिकायत नहीं दी है। अगर इस पूरे मामले में देखा जाए तो एक गंभीर आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ उनके पीएस वैभव कुमार पर जरूर लगाया गया है, लेकिन ना ही स्वाति मालीवाल की तरफ से किसी भी तरीके का ऑफिशियल जो है डिक्लेरेशन या किसी भी मैसेज या ट्वीट द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, ना ही दिल्ली पुलिस में किसी तरीके की कोई कंप्लेंट दी गई है। तो कहीं ना कहीं अगर इस पूरे मामले में देखा जाए तो आरोप तो बेहद गंभीर लगाए गए हैं, लेकिन किसी तरीके की कोई शिकायत अभी तक नहीं दी गई है, जिसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि जो कॉल है वो स्वाति मालीवाल द्वारा की गई है, तो आखिरकार स्वाति मालीवाल ने अब तक थाने में किसी भी तरीके की शिकायत क्यों नहीं दी? एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, या फिर केवल और केवल आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के किसी और नेता से आपकी बातचीत हो पाई है? कुछ प्रतिक्रियाएं क्या सामने आ रही है इस बात को लेकर? पार्टी की तरफ से अभी किसी भी तरीके की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। इस मामले में सभी चुप्पी ठाने बैठे हुए हैं, क्योंकि इंतजार यही किया जा रहा है कि अगर इस तरीके की स्थिति हुई है, अगर वैभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की है, तो आखिरकार स्वाति मालीवाल ने अब तक किसी तरीके की शिकायत क्यों दर्ज नहीं कराई? नहीं तो अगर हवा वो थाने हवाई में पहुंची है तो उन्होंने ऐसी थाने शिकायत जाकर आप भी दर्ज शिकायत क्यों करवाएंगी? नहीं दी? तो स्वाति मालीवाल को भी तो सामने आना चाहिए था, या स्वाति मालीवाल सामने आती, मीडिया से मुखातिब होती, कुछ तो बोलती। तो स्वाति मालीवाल सिर्फ आरोप लगा के पीछे कैसे हट सकती हैं? सामने तो आइए ना। जी एक इसी चीज को लेकर जो है कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं। एक इतना बड़ा गंभीर आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके पीएस पर लगाया गया, पीसीआर कॉल भी की गई, तो आखिरकार स्वाति मालीवाल ने शिकायत क्यों नहीं दी? क्यों मीडिया से रूबरू नहीं हुई? क्यों किसी का कॉल आंसर नहीं किया जा रहा? अगर ऐसी उनके साथ घटना हुई है तो आखिरकार जो महिलाओं के हित के लिए वो वुमेन कमीशन भी रह चुकी है, तो जब वो महिलाओं के हित के लिए जब आवाज उठाती है, तो आखिरकार अब उन्होंने अपने लिए ही किसी तरीके की शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई? क्यों उन्होंने किसी को भी इस चीज की जानकारी नहीं दी? क्यों वो मीडिया से मुखातिब नहीं हुई है? तो कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल जब इस बाबत में कुछ पता चल पाए? मारपीट का ये जो पूरी घटना के बारे में कहा जा रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या कुछ रहा है? जी अभी इस तरीके की
केवल और केवल स्वाति मालीवाल की तरफ से भी जो दिल्ली पुलिस को जानकारी दी गई पीसीआर कॉल के माध्यम पे, तो वो भी ये जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कहने पर उनके पीएस वैभव कुमार ने सीएम हाउस पर मारपीट कर दिया। और एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर मुख्यमंत्री आवास पर इस तरीके की घटना हुई है, जब दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची, तो आखिरकार स्वाति मालीवाल जिन्होंने ये कॉल करा कि मुख्यमंत्री आवास पर उनके साथ मारपीट की गई है, तो वो उस स्थान पर मौजूद क्यों नहीं थी? क्यों वो पुलिस जब वहां पर पहुंची तो वहां पर क्यों नहीं मिली? और आखिरकार वो बाद में अगर थाने भी गई, सिविल लाइन थाना जो वहां का लगता है, तो वो थाने में भी जाकर किसी तरीके की शिकायत नहीं देती हैं। तो आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, अभी इस पे किसी भी तरीके की कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। ना ही स्वाति मालीवाल की तरफ से केवल और केवल दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बात सामने आई है कि बस ये कॉल जो है स्वाति मालीवाल द्वारा की गई थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा गया है कि स्वाति मालीवाल जब थाने पहुंचे थे, उन्होंने ये कहा कि वो बाद में आकर शिकायत देंगे। अगर इतना बड़ा घटनाक्रम दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर हुआ, तो आखिरकार शिकायत क्यों नहीं दी गई? या अब तक किसी भी तरीके से स्वाति मालीवाल जो महिलाओं के लिए खुद आवाज उठाती है, अपने लिए आवाज उठाने के लिए सामने क्यों नहीं आई? एक बड़ा सवाल जो है स्वाति मालीवाल के ऊपर खड़ा होता है। चलिए, शुक्रिया भावना तमाम जानकारी बातचीत के लिए आपका। आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाइएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में सीएम हाउस में हंगामा हुआ है। स्वाति मालीवाल ने मारपीट का आरोप लगाया। सीएम केजरीवाल के पूर्व पीए पर यह गंभीर आरोप लगाया गया है। और तमाम जानकारी के साथ हमारी सहयोगी भावना इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुई है। भावना, ये खबर इसलिए अहम हो जाती है कि स्वाति मालीवाल कोई सामान्य लेडी नहीं है, वो सांसद हैं अभी और महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो यहाँ सवाल खड़े हो जाते हैं कि उन्होंने इतना गंभीर आरोप लगाया और आरोप लगाने के बाद वो नदारद क्यों? जी, एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार महिलाओं के लिए आवाज उठाने वाली जो स्वाति मालीवाल हैं और खुद आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ उनके पीएस में एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। साथ साथ सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर उनके साथ इस तरीके का घटनाक्रम हुआ, तो स्वाति मालीवाल ने अब तक किसी भी तरीके की शिकायत क्यों नहीं दी है? कहीं ना कहीं इसी को लेकर तमाम सवाल जो है स्वाति मालीवाल के ऊपर खड़े हो रहे हैं और लगातार इंतजार किया जा रहा है। स्वाति मालीवाल से संपर्क करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन किसी भी तरीके का जवाब स्वाति मालीवाल की तरफ से नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं बस केवल पीसीआर कॉल करके थाने पहुंचकर उन्होंने वहां पर भी ये जानकारी दी कि वे थोड़ी देर मतलब बाद में आकर शिकायत देंगी। जब इतना बड़ा घटनाक्रम स्वाति मालीवाल के साथ हुआ है, तो आखिरकार उन्होंने शिकायत थाने में क्यों नहीं दी? किसी भी तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्यों केवल पीसीआर कॉल के माध्यम से जो है केवल और केवल पीसीआर को कहीं ना कहीं शांत करती हुई दिखी हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस मामले में ना ही वो किसी तरीके की टिप्पणी कर रही है, ना ही वो इस मामले में किसी तरीके की अब जानकारी दे रही है। ठीक है भावना, सीएम आवास पर किस तरह की गहमा गहमी देखी जा रही है इस बड़ी जानकारी के बाद? जी, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर केवल सुरक्षा के इंतजाम हैं, बैरिकेडिंग किए हुए हैं, कुछ पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है, लेकिन किसी भी तरीके की और हलचल यहाँ पर नहीं देखी जा रही है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद आम आदमी पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे, जो कि वहां पर उनके निगम पार्षदों के साथ एक बड़ी बैठक थी। 12 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर बैठक भी करी है। उसके अलावा सीएम हाउस की अगर बात की जाए, तो वहां पर किसी भी तरीके की कोई भी आवाजाही नहीं है। जिस तरीके के रोजमर्रा जिंदगी की तरह सुरक्षा इंतजाम कड़े होते हैं, वहां पर सुरक्षा इंतजाम तो जरूर किए गए हैं, लेकिन उसके अलावा किसी भी तरीके का और एटमॉस्फेयर बदलता हुआ सीएम हाउस पर नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको क्या लगता है भावना, इसके पीछे अचानक से स्वाति माल की तरफ से शिकायत की जाती है और उसके बाद एकाएक वो चुप्पी साध लेती है, आपको क्या लगता है इसके पीछे किसी तरह का दबाव क्या पार्टी की तरफ से रहा है कि शिकायत करने के बाद वो एकाएक चुप हो गई है और कोई कुछ कह भी नहीं रहा? देखिए, अभी इस बात पर किसी भी तरीके की टिप्पणी करना बेहद ही मुश्किल होगा कि क्या कोई दबाव आम आदमी पार्टी की तरफ से रहा या फिर भाजपा का कोई ऑपरेशन लोटस है, जिस वजह से इस तरीके से आम आदमी पार्टी की छवि को धुलमिल किया गया, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने अभी किसी तरीके की शिकायत नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की टिप्पणी करना अभी बेहद गलत होगा, जब तक या तो स्वाति मालीवाल
अच्छा, पुलिस नहीं की ओर हो से जाती क्या कार्रवाई, कि- अभी पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है, किस तरह की पूछताछ चल रही है, क्या कुछ जानकारी, इसमें कोई अपडेट? जी मैं आपको बता दूं, पुलिस की तरफ से एक जो ऑफिशियल रिटर्न मैसेज है वो अभी हम लोगों को मिला है, जिसमें केवल और केवल इस चीज की जानकारी दी गई है कि सुबह पीसीआर की 2 कॉलें की गई थी और 2 कॉलों के बाद जो है स्वाति मालीवाल जो है थाने पहुंची थी, लेकिन वहां पर उन्होंने किसी तरीके की शिकायत नहीं दी है। बस इस तरीके की जानकारी जो है दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई है। इसके अलावा, क्योंकि अगर पुलिस को किसी तरीके की कोई शिकायत दी जाती तो कहीं ना कहीं पुलिस भी उस पर एक्टिव होती हुई नजर आती है। एक बड़ा गंभीर आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाया और साथ ही साथ उनके पीएस महबूब कुमार के ऊपर लगाया है। महिला के साथ मारपीट, पूर्व जो महिला अध्यक्ष है उनके साथ, महिला आयोग की जो अध्यक्ष है उनके साथ मारपीट एक बड़ा गंभीर आरोप है। तो कहीं ना कहीं अगर शिकायत दिल्ली पुलिस को दी जाती तो दिल्ली पुलिस भी एक्टिव मोड में नजर आती, लेकिन किसी तरीके की कोई भी शिकायत जो है दिल्ली पुलिस को नहीं दी गई, केवल और केवल पीसीआर कॉल की गई है। और जब पुलिस सीएम हाउस पर पहुंचती है सिविल लाइन, तो वहां पर स्वाति मालीवाल खुद मौजूद नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक ये कह सकते हैं कि असमंजस की स्थिति है कि आखिरकार अगर इतनी गंभीर घटना स्वाति मालीवाल के साथ हुई है तो उन्होंने किसी तरीके भावना, की चुनावी शिकायत क्यों माहौल नहीं है और अरविंद केजरीवाल जो है जेल से जमानत पर बाहर आए हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि इस मामले को विपक्ष जो है वो काफी मजबूती से उठाएगा? जी देखिए, विपक्ष की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पीसीआर कॉल होने के बाद ही जो भाजपा है उसकी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर किसी महिला आवाज पर हो रहा है तो कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो भाजपा की तरफ से तो टिप्पणियां होनी शुरू हो गई है, लेकिन आखिरकार इन टिप्पणियों का क्या फायदा? आज महिला आयोग की अध्यक्ष, पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष के साथ इस तरीके की घटना हुई है और वो किसी भी तरीके की शिकायत स्वाति मालीवाल के ऊपर भी उठता है कि आखिरकार पीसीआर कॉल करने के बाद अगर इस तरीके की घटना हुई है तो क्या केवल और केवल आम आदमी पार्टी की छवि को खराब करने के लिए इस तरीके की कॉल की गई है या वास्तव में उनके साथ घटना हुई है? अभी तो ये भी स्थिति। अच्छा, यदि इस तरह की शिकायतें हैं तो अब कितनी मुश्किलें आम आदमी पार्टी उनके पूर्व पीए पे हो सकती हैं, क्या लगता है, यदि इनमें सच्चाई है तो? जी देखिए, अगर इस तरीके महिला आयोग की अध्यक्षता देती हैं तो जरूर पुलिस जो है एक्टिव मोड में नजर आएगी और जो भी कार्रवाई है वो तत्काल प्रभाव से की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल बार बार यही उठता है कि जब इस तरीके की घटना हुई है तो स्वाति मालीवाल ने अब तक किसी भी तरीके की शिकायत जो है थाने में दर्ज क्यों नहीं कराई है? ठीक है भावना, देखिए भ्रष्टाचार के आरोपों से पहले ही जूझ रहे अरविंद केजरीवाल, और देखिए अब जमानत पर भले ही बाहर है, प्रचार के लिए वक्त मिला है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखें इस तरह के अगर संगीन आरोप और लगे हैं, महिला के खिलाफ अभद्रता के आरोप लगे हैं, तो ये मामला काफी संजीदा हो जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं छवि और ज्यादा खराब होने की पूरी उम्मीद आम आदमी पार्टी की। जी जरूर। पहले कथित शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर तमाम आरोप लग चुके हैं, वहीं वो अंतरिम जमानत पर 1 जून तक के लिए तिहाड़ जेल से बाहर है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ उनके पीएस के ऊपर लगाया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये आरोप लगाया गया है, आरोप तो बेहद ही गंभीर है, क्योंकि महिला के साथ इस तरीके का अभद्र व्यवहार बेहद ही गंभीर आरोप है, वो भी जो कि आम आदमी पार्टी की खुद राज्यसभा सांसद है और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गंभीर आरोप तो लगाया गया है, लेकिन अब किस तरीके की शिकायत स्वाति मालीवाल देती हैं या नहीं देती हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि घटना के लगभग 4 घंटे का समय बीत चुका है। सुबह 9:30 बजे की घटना बताई जा रही है, लगभग दिन के 2 बजने का समय है, किसी भी तरीके की शिकायत नहीं दी गई है। तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार महिला स्वाति मालीवाल के साथ अगर इस तरीके की घटना हुई है तो क्यों स्वाति मालीवाल ने अब तक किसी तरीके की शिकायत पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड नहीं करवाई है। बिल्कुल सवाल खड़े हो जाएंगे और यूं कह सकते हैं वैसे भी इस वक्त आम आदमी पार्टी मुश्किलों से भरी हुई है, और यदि ऐसे गंभीर आरोप सामने आ जाएंगे तो किस तरीके से अपने आप को पाक साफ दिखा पाएंगे अरविंद केजरीवाल, चूंकि चुनौती अब दोहरी हो गई है हम कह सकते हैं भावना, क्योंकि यहाँ पर एक तो शराब घोटाले के आरोप लगे हैं, जनता के बीच में जो उनकी छवि बनी है उस छवि को दुरुस्त करना है, और ऐसे में जब एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आ जाएगा तो ये बहुत गंभीर हो जाएगा।
भावना। चलिए भावना का हम रुख करेंगे। इस बीच देखिए बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीएम आवास के भीतर से आज सुबह 9 बजे दिल्ली पुलिस को 2 पीसीआर कॉल की गई है और कॉल करने वाले ने बताया है कि वो स्वाति मालेवाल है। स्वाति मालेवाल ने कहा कि सीएम हाउस के भीतर उनके साथ मारपीट हुई है। ये आरोप स्वाति मालेवाल की तरफ से लगाया गया है। दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है स्वाति मालेवाल, जिनकी तरफ से ये सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। बड़ा दावा उन्होंने किया है और कॉल करने वाले शख्स ने खुद को स्वाति मालेवाल बताया कि स्वाति मालेवाल ने ये कॉल किया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। सुबह तकरीबन 9 बजे का वक्त रहा जब पुलिस को 2 पीसीआर कॉल की गई है। आरोप लगाया गया है कि अरविंद केजरीवाल के पीए वैभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की है। पूर्व पीए बताए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के, जिन पर यह आरोप लगा है। भावना देखिए लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुई हैं। भावना, ये जो पूरा मामला है ये अरविंद केजरीवाल के लिए और मुश्किलें पैदा कर देगा, उनकी पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर देगा। एक तरफ शराब नीति घोटाले में वो जमानत पर बाहर हैं, जनता के बीच में अपनी छवि को पाक साफ दिखाना है, ये एक चुनौती है। अब जब इतना गंभीर आरोप एक महिला के साथ मारपीट का आरोप यदि उन पे लगता है या फिर उनके पूर्व पीए पे ही क्यों लगता है, तो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को और धूमिल करेगा। जी जरूर, जिस तरीके का आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाया है कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को जरूर धूमिल करेगा अगर इस तरीके का आरोप सिद्ध हो जाता है। एक बड़ा सवाल बार बार यही दोहराया जा रहा है कि आखिरकार इस तरीके की घटना हुई है, पीसीआर कॉल की गई है, तो क्यों स्वाति मालीवाल ने किसी तरीके की शिकायत नहीं दी है? क्या केवल और केवल पीसीआर कॉल करने के बाद किसी तरीके की शिकायत न करना क्या आम आदमी पार्टी को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, या फिर स्वाति मालीवाल पर ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, जो इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया तभी किसी भी तरीके की कोई शिकायत अभी तक पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड नहीं कराई गई है? स्वाति मालीवाल थाने पहुंचती हैं लेकिन शिकायत नहीं देती। जो महिला आयोग की अध्यक्षता रह चुकी है, जो हर महिला के लिए आवाज उठाती है, आखिरकार वो महिला खुद शांत है, खुद किसी चीज के जवाब नहीं दे रही है। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्यों इस तरह अगर घटना हुई है तो स्वाति मालीवाल ने शिकायत क्यों नहीं दी है, और अगर इस तरीके की घटना नहीं हुई है तो आखिरकार स्वाति मालीवाल ने इस तरीके का पीसीआर कॉल क्यों करा है? क्या आम आदमी पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है? देखिए, आम आदमी पार्टी पे बहुत ही अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की छवि धूमिल तब होगी अगर स्वाति मालीवाल जो है वो इस मामले में कोई शिकायत रजिस्टर्ड कराती हैं। क्योंकि देखा जाए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के लिए भावना एक बात और जानना चाहिए, लेकिन लंबे समय से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई लेकिन स्वाति मालीवाल जो है काफी वक्त से एक्टिव नजर नहीं आ रही थी। बहुत लंबे समय से हमने उनकी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं सुनी थी मीडिया में, और अब एकाएक अगर उनका मामला सामने आया है तो इस तरह का गंभीर मामला। जी देखिए, ये बात सही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद स्वाति मालीवाल जो है किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया में नहीं दिख रही थी। तो कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल के ऊपर भी इसको लेकर कई जो सवाल खड़े होते हैं कि जब स्वाति मालीवाल किसी तरीके से एक्टिव नहीं थी और आज स्वाति मालीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची, इस तरीके की जानकारी भी किसी से साझा नहीं की गई थी। क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का केवल और केवल आज का अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो उनका कार्यक्रम पहले से ही पार्षदों से मिलने के लिए तय था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी बैठक दिल्ली के निगम पार्षदों के साथ जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री जो मुख्यालय आम आदमी पार्टी मुख्यालय है, माफी चाहूंगी, आम आदमी पार्टी मुख्यालय है, वहां पर होनी थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल होता है कि जो स्वाति मालीवाल अब तक पिछले कुछ समय से आम आदमी पार्टी के लिए एक्टिव भी नहीं दिख रही थी, राज्यसभा सांसद बनने के बाद कहीं ना कहीं उनकी जो आम आदमी पार्टी के प्रति जो एक बात की जाए काम करने की जो प्रणाली है उसमें भी वो इतनी एक्टिव नहीं दिख रही थी। और अचानक इस तरीके का गंभीर आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उनके पीएस पर लगाया गया, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार क्या ये आरोप सही है, और अगर सही है तो किसी तरीके की शिकायत क्यों नहीं दी गई है। इंतजार करना होगा अगर स्वाति मालीवाल इस आरोप को लेकर दिल्ली के किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत देती हैं या नहीं देती हैं, या फिर पीसीआर कॉल को लेकर स्वाति मालीवाल की किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया आती है नहीं आती है। देखिए, ये बात तो स्पष्ट जरूर है क्योंकि अमूमन ट्विटर पे एक्टिव रहने वाली स्वाति मालीवाल अगर इस तरीके का घटनाक्रम हुआ है और उसके बाद उन्होंने अपने साथ होने वाली अभद्रता
अभद्रता को जो है ना ही ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी है, ना ही मीडिया के सामने रूबरू होकर जानकारी दी है और ना ही किसी तरीके से शिकायत देकर इसके ऊपर किसी कार्यवाही की मांग करी है। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार अभद्रता हुई है तो उन्होंने किसी कार्यवाही की मांग क्यों नहीं करी है, और अगर नहीं हुई है तो इस तरीके का पीसीआर कॉल करके आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की सवाल जो है इस पर भी खड़े होते हैं कि क्यों किया गया है? दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से अभी तक कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं आया है, क्योंकि बहुत गंभीर ये आरोप हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी लगातार आक्रामक होती नजर आ रही है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी देखें तो बाढ़ से आ गई है प्रतिक्रियाओं के सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में अब तक तो मुख्यमंत्री कार्यालय से एक स्पष्टीकरण तो आना बनता था। जी देखिए, अभी तक स्पष्टीकरण ना आने की वजह केवल और केवल एक ही बताई जा रही है कि स्वाति मालीवाल किसी तरीके से सामने आकर अपने तरफ का जो बयान है वो तो सामने रखे। जब स्वाति मालीवाल इस मामले में आकर किसी तरीके का बयान सामने नहीं रख रही है तो आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं चुप्पी ठाने हुए बैठी हुई है। अच्छा भावना, दिलचस्प ये भी है क्योंकि लगभग 9:30 बजे पूरा मामला सामने आया और अब कहें कि 2 बजने वाले हैं दोपहर की। अभी तक ना तो स्वाति मालीवाल ने अपना केस वापस लिया, ना तो शिकायत वापस ली, ना ही वो खुद मीडिया के सामने आई, ना ही वो खुद पुलिस के पास गई। तो आखिरकार चल क्या है अंदर खाने में, यानी कि कुछ गड़बड़ तो चल रही है। जी ज़रूर, मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया, न्यूज़ इंडिया के चैनल के माध्यम से जो है मैं हमेशा हर बार बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरीके से केवल पीसीआर कॉल की गई है, कोई रिटर्न में शिकायत नहीं दी गई है, थाने पहुंचकर भी किसी तरीके की कोई कार्रवाई की मांग नहीं करी गई है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि स्वाति मालीवाल ने अगर ये कॉल करी है तो वो किसी कार्रवाई की मांग क्यों नहीं कर रही है? क्या इसको हम दूसरे रूप में लें भावना, तो क्या ये अरविंद केजरीवाल चूंकि अब बाहर आ गए हैं, जाहिर सी बात है अब मुखर भी हो गए हैं, जनता के बीच भी जा रहे हैं, प्रचार प्रसार तो करेंगे, जो भी है देखा जाए, क्या उन चीज़ों में अड़ंगा लगाने के लिए, स्टॉप करने के लिए, कुछ ही देर के लिए ही सही, ये प्रोपेगेंडा है, क्या माने? जी देखिए, जब तक किसी भी तरीके का स्वाति मालीवाल का बयान सामने नहीं आ जाता, इस पर अभी टिप्पणी करना बेहद ही गलत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति पूरी चरम पर है। इस मामले को लेकर इंतजार केवल और केवल स्वाति मालीवाल के साथ हुए अभद्र व्यवहार को लेकर एक्शन के ऊपर है कि अगर इस तरीके की घटना हुई है तो स्वाति मालीवाल शिकायत करे आकर, और अगर इस तरीके की घटना नहीं हुई है तो क्या भाजपा का ऑपरेशन लोटस जो है स्वाति मालीवाल के ऊपर काम कर रहा है, जो आम आदमी पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, यानी कि अभी तक देखा जाए किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अच्छा, यदि हम सीएम हाउस के कार्यालय की बात करें, हंगामा का जिक्र किया जाता है, क्या बीजेपी हंगामा कर रही थी? बीजेपी के तमाम जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो हंगामा करें? अभी का माहौल, इस वक्त का क्या कुछ माहौल है? जी मैं आपको बता दूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर स्थिति जो है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक बनी हुई है। रोजमर्रा की तरह यहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट जरूर है, लेकिन किसी भी तरीके की कोई और हलचल नहीं है। सुबह जिस समय स्वाति मालीवाल द्वारा जो बताया जा रहा है कॉल की गई थी 9:30 बजे के आसपास, तब दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। वहां पर स्वाति मालीवाल को खोजा गया, लेकिन स्वाति मालीवाल वहां पर नहीं मिली थी, जिसके बाद सामान्य रूप से जो रोजमर्रा की दिनचर्या होती है उसमें जो है उस तरीके की स्थिति वहां पर देखी जा रही है। सिक्योरिटी अलर्ट जरूर है, लेकिन किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस भी एक्शन मोड में आती हुई तब नजर आएगी जब स्वाति मालीवाल किसी तरीके की शिकायत, चाहे वो मेल के माध्यम से दे या फिर जाकर खुद थाने में शिकायत रजिस्टर कराए, या किसी भी तरीके की शिकायत जब तक स्वाति मालीवाल नहीं देगी तो पुलिस किसके ऊपर कार्रवाई करी, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आरोप बहुत गंभीर लगाए गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके पूर्व पीएस वैभव कुमार पर, लेकिन आरोप सिद्ध करने के लिए अभी किसी तरीके की शिकायत दिल्ली पुलिस को नहीं दी गई है। ये भी कहा जा रहा है कि पूर्व पीएस है, कहीं कहीं ये भी जिक्र हो रहा है खबरों में कि वो मौजूदा पीएस है। इस बाबत भी कोई क्लैरिटी अगर आप दे पाए, कितना ज्यादा कंफ्यूजन आखिर क्यों है? जी मैं आपको बता दूं कि वैभव कुमार को अभी कुछ समय पहले ही उनके पद से दिल्ली के उपराज्यपाल ने हटा दिया है। तो ये तो कह सकते हैं कि वैभव कुमार अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीएस नहीं हैं, वो पूर्व पीएस ही हैं जो कि पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए काम करते थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली के उपराज्यपाल ने कड़ी कार्रवाई करते हुए वैभव कुमार को उनके पद से हटा दिया था। तो इसलिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीएस हैं वैभव कुमार, अभी वो किसी भी तरीके कार्यभार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नहीं संभाल रहे हैं।
अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे भावना कि लगातार प्रचार प्रसार के लिए वक्त मिला है अरविंद केजरीवाल को, बहुत ही कम वक्त उनके पास है, ऐसे में बीच में एकाएक ये मुद्दा भी आ गया है, तो क्या प्रचार प्रसार जिस तरह से किया जा रहा है उसमें कुछ अड़ंगा पड़ा है, या फिर वो लगातार आम आदमी पार्टी अपने प्रचार प्रसार में ही बिजी है और किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट होती हुई नजर नहीं आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो प्रचार प्रसार के लिए अंतरिम जमानत मिली है 1 जून तक के लिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बतौर अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक उन्हीं कामों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अगर आज की ही बात की जाए, सुबह 9:30 बजे का घटनाक्रम है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पहले से ही कार्यक्रम तय था कि उन्होंने अपने निगम पार्षदों के साथ एक बैठक बड़ी बुलाई हुई थी आम आदमी पार्टी मुख्यालय पे। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचे आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर, उन्होंने अपने कार्यकर्ता पार्षदों के साथ जो है बैठक ली है। और साथ साथ मैं आपको ये बता दूं 14 तारीख से लेकर 17 तारीख तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रतिक्रिया भी दर्शकों के साथ साझा कर लेते हैं। आपका रुख हम अभी करेंगे। कपिल मिश्रा ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, जरा वो भी सुन लीजिए। बहुत ही गंभीर बात है। राज्यसभा की सांसद, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को आखिर मुख्यमंत्री के घर के अंदर से दिल्ली पुलिस को फोन क्यों करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये खबर झूठी हो। किसी मुख्यमंत्री के घर में एक महिला राज्यसभा सांसद के ऊपर हिंसा और अत्याचार होने की ऐसी कोई घटना इस देश में पहले कभी नहीं हुई है। तो काश ये खबर झूठी हो, लेकिन अगर ये सच है और विभव ने स्वाति मालीवाल को मारा है, पिटाई की है स्वाति मालीवाल की, और इतनी हद तक बात पहुंच गई कि स्वाति मालीवाल को पुलिस बुलानी पड़ी, मुख्यमंत्री के घर के अंदर से फ़ोन करना पड़ा, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये पाप है और इसके जिम्मेदार केजरीवाल होंगे। चलिए, इस खबर पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल बढ़ेंगे आगे। इस बीच बड़ी खबर, चौथे चरण के लिए मतदान लगातार जारी। 1 बजे तक 40.32% वोटिंग हो गई है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 51.87% वोटिंग हुई। सबसे कम जम्मू कश्मीर में 23.57% मतदान हुआ है। तो देखिए, 1 बजे तक की ये जो परसेंटेज है वो सामने आ गई है, जिसको हम लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। वोटिंग आउट इस वक्त 1 बजे तक 40.32% मतदान। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल 51.87% रहा। सबसे कम जम्मू कश्मीर में 23.57%। तो देखिए, आंकड़े 1 बजे तक के आपको बता रहे हैं। सबसे बेहतर जगह है और मैं बता दूं कि ये क्षेत्र में 1000, 2000, 4000 से नहीं, हमेशा 50,000 से ऊपर की जीत होती है। इस बार भी परिवारवाद की नहीं, राष्ट्रवाद की जीत होगी और जनता मुहर लगा रही है, जनता बटन दबा रही है। तो चौथे चरण का मतदान लगातार जारी है और इस बीच आपको आंकड़े भी बता रहे हैं। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया है। वहीं कुल मतदान प्रतिशत की अगर हम बात करें तो तकरीबन 40% दर्ज किया गया है मतदान। चलिए, माधवी जी का रुख कर लेते हैं। अपने तमाम अतिथि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। माधवी जी, 1 बजे की वोटिंग परसेंटेज सामने आ गई है, क्या कुछ प्रतिक्रिया? बिल्कुल, 1 बजे तक अच्छी वोटिंग हो गई है और आने 6 बजे तक मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से वोटिंग हो जाएगी। लोग निकल रहे हैं, वोट दे रहे हैं, अपना मत दे रहे हैं। लोगों ने सोच लिया कि किसकी सरकार बनानी है। देखिए, लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसमें जो लोगों की जो एक सोच होती है वो राष्ट्रवाद के मुद्दों पर होती है और उस मुद्दों को देखकर ही वोट देते हैं। तो इस पर ये हम कह सकते हैं कि देश की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है। प्रजातंत्र नहीं बोलना चाहिए, भी लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति जो है वो जानता है कि उनके हित में क्या है। आने जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, जिस तरीके से देश में हर अपडेट लोगों के पास में सेकंड्स में पहुंचती है और जो चेंजेस आ रहे हैं देश के अंदर में वो भी पहुंचता है। नैरेटिव जो भी सेट किया जाए, विपक्षियों का काम है कि वो अपनी तरफ से
जो भी एलिगेशंस लगाने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, ये उनका काम है, करना भी चाहिए, बुरी बात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से कि धार्मिक राजनीति का जो अमली जामा पहनाने की कोशिश करते हैं बार बार, और भारतीय जनता पार्टी जब उस पर जवाब देती है तो ये लोग आग बबूला होने लगते हैं। यही लोग जब बार बार महिलाओं को 1 लाख रुपया घर में बैठी हुई बांटने की कोशिश का ऐलान करते हैं तब कुछ नहीं है। जब इनके सहयोगी दल मैनिफेस्टो में बोलते हैं कि परमाणु बमों को जो है वो निष्क्रिय कर दिया जाएगा, तब इनके लिए कुछ नहीं है। चलिए विवेक जी के पास आ जाती हूँ मैं, विवेक जी के पास आ जाती हूँ। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं और वोटिंग परसेंटेज भी बताइए अपनी प्रतिक्रिया। देखिए वोटिंग परसेंटेज चलिए बढ़ना विवेक जी, एक चाहिए। मिनट और आपको भाई रुकना चाहूंगी, पहले शत्रुघ्न सिन्हा का बयान अपने दर्शकों को सुना देते, फिर आपका रुख कर रहे हैं। और आप अच्छे दिखे भी, आप सरदार जी के रूप में बहुत अच्छे दिखे। वहाँ पे पगड़ी पहनी, दाढ़ी तो है ही आपकी, तो अच्छे लगे। लेकिन अच्छा काम करते और अच्छा नाम होता आपका, अगर ये जो है इसको पब्लिसिटी के पर्पज से, चुनाव के दृष्टिकोण से लोगों का ऐसा मानना है नहीं करते तो। सर, जितेंद्र तिवारी को रोका गया और बीजेपी के तरफ से ये भी कहा गया, अग्निमित्रा पॉल के तरफ से, कि इसके पहले जो पास्ट ईयर्स में है वो अपने आसनसोल के एमपी को कभी नहीं देखे, सिर्फ ओकेशन पे देखे हैं। अग्निमित्रा पॉल का ऐसा रिमार्क्स है आपके ऊपर, क्या कहना है इसको? नहीं, ये तो यहाँ की जनता का रिमार्क था। जिन लोगों का नाम लिया, खासकर लेडी का नाम लिया आपने, उनके बारे में लोग पूछते थे कि वो यहाँ की एमएलए थी, उसके बाद कभी दिखाई नहीं पड़ती थी, वो उनके बारे में लोग कहते थे हमेशा। और मैं तो जब से आया हूँ, आज तो मैं कहता हूँ मेरा 3 घर है, एक पटना है, एक मुंबई है, मेरा भी सामने है। वो किस पर्पज से हो रहा, मत्था टेकना तो ठीक है, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे, और आप अच्छे दिखे भी। आप चलिए विवेक जी अपनी बात रख लीजिए आप। इनका परसेंटेज बढ़े, इसके लिए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वही एक हमारे प्रजातंत्र का मुख्य अंग है। यहाँ हमें पूछा गया कि आप कितने महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे। देखिए, इसीलिए तो हम जातिगत आर्थिक और सामाजिक जनगणना करने जा रहे हैं। उतने जितनी महिलाएं आर्थिक दृष्टया हमें कमजोर लगेगी, उन सबको हम हर साल का 1 लाख रुपया देंगे। देखिए, आप जनगणना को महिलाओं से जाके कहाँ जोड़ रहे हैं विवेक जी? नहीं, हमको पूछा गया यहाँ। हाँ। हमें पूछा कितने महिलाओं को देंगे, आप भूल जाए कि मैं नहीं भूलता हूँ। हाँ। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि अभी हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। हाँ। हम सत्ता में आएंगे, जातिगत जनगणना करेंगे, उसमें आर्थिक और सामाजिक जनगणना भी मतलब करेंगे। आप जातिगत जनगणना करेंगे, फिर जाति के आधार पर आरक्षण देंगे, है ना? देखिए, देंगे ही। हाँ। इसकी जितनी तो संख्या ये होगी, आपको जरूरी लगता है कि आपको आर्थिक आधार पर देना चाहिए, आरक्षण की जाति के आधार पर देना चाहिए आज भी, इस वक्त भी? हमारे संविधान में हम वापस बोलते हैं कि हमारे संविधान में जो आरक्षण है वो जातिगत आरक्षण है, सामाजिक पिछड़ों के लिए। इस बात में कोई दो राय नहीं है। सवाल ये है कि जो दावा किया जाता है कि हम तीसरे नंबर की अर्थसत्ता बन गए, वो तीसरे नंबर की अर्थसत्ता में हमारे यहाँ का हंगर इंडेक्स ये पूरे दुनिया में 111 क्रमांक का क्यों है? और ये तो तीसरे क्रमांक की बड़ा कमाल बात है विवेक जी। हंगर पानी का सुन रहे हैं आप? हंगर इंडेक्स को हम जाति के आधार पर निर्धारित करेंगे। भूख तो सबको बराबर लगती है भूख सर। सबको बराबर लगेगी ना साहब? चाहे वो आप अभी हम हंगर इंडेक्स को जातीय आधार पर, मैंने ये कहा नहीं है, आप कह रही है। अरे आपने बोला अभी, हमने कहाँ बोला? क्या बोला? मैंने ये कहा कि हम आर्थिक और सामाजिक जनगणना करेंगे। और अभी आर्थिक का तो नाम भी कांग्रेस कहीं नहीं ले रही है, जाति का जनगणना का नाम जरूर लिया जा रहा है। आप कैसी बात कर रहे हैं? आर्थिक और सामाजिक जातिगत जनगणना करेंगे हम। फोकस तो जातियों पे है ना। आप भले आर्थिक पीछे धीरे से बोल दें, लेकिन फोकस जो कर रहा है वो फोकस आपने जातिगत जनगणना पे की हुई है। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। सर, जो सार्वजनिक मंचों से आपके बड़े नेता बातें कर रहे हैं, हम उन्हीं बातों का जिक्र कर रहे हैं, बताते भी हैं। पूजा जी बहुत संक्षेप में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए, फिर वक्त ब्रेक का हो रहा है। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लें। पूजा जी बोले। देखिए, जो है मैं पूछो ना कि हम हंगर इंडेक्स में 111 क्रमांक पे, तो ये आप जो सवाल कर रहे हैं, तो जैसे कि नरेंद्र,
चलिए पूजा जी, अभी आपका रुख करेंगे, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा हमारी लगातार जारी है, फौरन हाजिर हो रहे हैं।